नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो प्यारे मित्रों, अपने रीड प्री के लिए एक सीरीज चल रही थी मनोविज्ञान वाली, और उस मनोविज्ञान वाली क्लासों में अपन ने देख लिया था कि मनोविज्ञान का क्या परिचय है और मनोविज्ञान की परिभाषाएं कौन कौन सी है। इसके बाद में प्यारे मित्रों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे कि मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय किनकी बात करेंगे दोस्तों। तो मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, तो लीजिए मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय संप्रदाय और बात करें प्यारे मित्रों कि ये जो मनोविज्ञान का संप्रदाय टॉपिक है, इस टॉपिक में से आपके चाहे ग्रेड फर्स्ट ले लो, चाहे ग्रेड सेकंड ले लो, या केवीएस में कोई सा भी एग्जाम ले लो, आप केंद्रीय लेवल में ले लो, प्रत्येक टीचिंग एग्जाम के अंदर दोस्तों आपके एक प्रश्न पक्का आता है। तो इस टॉपिक को आज अपन एक ही क्लास के अंदर क्लियर करने वाले हैं कि संप्रदाय का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी ऐसा एक मुख्य वर्ग या तबका जिसके अंदर उस चीज को या उस सिद्धांत को मानने वाले आपके अनुयायी शामिल होते हैं। जैसे बात करें कि मनोविज्ञान का कोई सा भी आप संप्रदाय ले लीजिए, उस संप्रदाय के अंदर देने वाला एक प्रवर्तक होगा और उस सिद्धांत को या उन नियमों को या उन कानूनों को मानने वाले बहुत सारे अनुयायी होंगे। तो वो सारे लोग मिलके आपके किसका निर्माण करेंगे? संप्रदाय का निर्माण करेंगे दोस्तों। किसका निर्माण करेंगे? संप्रदाय। तो मनोविज्ञान की भाषा में संप्रदाय क्या है कि कोई एक सिद्धांत होगा या एक विचार होगा, उस विचार को मानने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक उसके पक्ष में होंगे, वो सारे मनोवैज्ञानिक मिलके दोस्तों आपके किसका निर्माण करेंगे? संप्रदाय का निर्माण करेंगे। किसका? संप्रदाय का निर्माण। तो दैट्स क्लियर। क्या समझ के सबके संप्रदाय का मतलब क्लियर है? तो चलिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं अपन संप्रदाय के अंदर। तो सबसे पहला दोस्तों अपने कौन सा? संरचनावाद। कौन सा दोस्तों? संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय। अब इसके आपके क्या प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन सी इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको दोस्तों बोलते हैं आपके इंग्लिश में कौन सा? स्ट्रक्चरलिज्म। क्या बोलते हैं इसको? ये इंग्लिश वर्जन। ठीक है दोस्तों, संरचनावाद में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? सबसे पहली बात कि संरचनावाद के जो आपके प्रतिपादक है वो कौन कौन से है? तो मनोवैज्ञानिक आएगा दोस्तों आपके टिचनर। कौन सा? टिचनर व विलियम वुंट। तो इसके प्रतिपादक वो कौन से दोस्तों? आपके टिचनर कौन से महोदय? टिचनर महोदय व विलियम वुंट। कौन से दोस्तों? विलियम वुंट महोदय। ये आपके किसके? यानी संरचनावाद के प्रवर्तक हो गए। बात करें प्यारे मित्रों की संरचनावाद जो आपके संप्रदाय है, ये पहला या प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान का पहला या प्राचीन संप्रदाय। पहले दोस्तों कौन सा माना जाता है? यह माना जाता है आपके कौन सा? संरचनावाद। कौन सा? संरचनावाद। अगली विशेष बात करें प्यारे मित्रों, तो विशेष बात अपने इस प्रकार की आती है कि इस वाद के अंदर जो बल दिया जाता है ना, वो किस पे दिया जाता है? तो अंतः निरीक्षण पे बल दिया जाता है। इस संरचनावाद के अंदर बल किस पे दिया जाता है? तो इसमें बल दिया जाता है अंतः निरीक्षण पे बल। किस पे? अंतः निरीक्षण पर बल दिया जाता है। किस पे बल दिया जाता है? अंतः निरीक्षण। यानी किसी भी चीज की जैसे संरचना होती है, यानी किस प्रकार से उसकी बनावट होती है, उसके आंतरिक भाग में आपके क्या क्या विद्यमान है, इन सब का आपके क्या किया जाता है? इस पे निरीक्षण किया जाता है। यानी अंतः निरीक्षण पर बल दिया जाता है। किसके अंदर दोस्तों? संरचनावाद में। कॉमन सेंस लगाओ दोस्तों थोड़ा। संरचना का मतलब क्या होता है? कि किसी भी वस्तु का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, यही तो बात है। संरचना का मतलब जैसे मानव है, तो मानव की बॉडी पार्ट्स कौन, आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या है, किस प्रकार से किस अंग का निर्माण हुआ, तो यही तो संरचना। आप कुछ भी निर्माण करोगे तो उसकी संरचना के अंदर आप किस किस मटेरियल का प्रयोग करोगे, उसके अंदर क्या क्या शामिल है, वही संरचना है। तो मेरे मित्रों, संरचना के अंदर या संरचनावाद में जो बल दिया जाता है अंतः निरीक्षण पर बल। किस पर? अंतः निरीक्षण पर बल दिया जाता है। दैट्स क्लियर। अगली बात करें दोस्तों कि जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल के दृष्टि से समझूं, तो शरीर का जैसे ऑपरेशन करते हैं, शरीर का क्या करते हैं दोस्तों?
ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के अंदर क्या करते हैं कि शरीर को खोल खोल के देखा जाता है। क्या करके? शरीर को खोल खोल के देखा जाता है प्यारे मित्रों। तो खोल खोल के देखने का मतलब क्या है कि आपके संरचना किस प्रकार की है। जैसे घर में छोटे टाबर होते हैं, मुन्ने चुन्ने मुन्ने होते हैं, उनको आप कोई भी खिलौना लाके दो तो सबका पहले वैसा वो फांकड़ा ने खोल खोल रेखा पड़क दे उड़बाड़ो वो आओ ना हवाई जहाज वो लियार पकड़ा देते वैसा वो चाबी वाले ट्रैक्टर लियार पकड़ा दे तो उन्हें खोल देखी कि चाल कैसे हो। मतलब वो आपके चेक करना चाहते हैं कि इस सामग्री की संरचना किस प्रकार की है। तो समझे प्यारे मित्रों, पहला संप्रदाय आपके कौन सा? संरचनावाद प्रतिपादक टिचनर विलियम वुंट है और मनोविज्ञान का पहला या प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। और इसमें बल दिया जाता है अंतः निरीक्षण पे बल और शरीर का ऑपरेशन जैसे खोल खोल के किया जाता है ना, उसी प्रकार के किसी भी वस्तु की या किसी भी विषय वस्तु की आंतरिक संरचना के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त की जाती है। बात करें दोस्तों कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु इसमें कौन सी रखी गई है, तो बात करें संरचनावाद ने जो विषय वस्तु दी है कौन सी? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में विषय वस्तु, मनोविज्ञान में विषय वस्तु किसकी विषय वस्तु दोस्तों? तो संरचनावाद की जो मनोविज्ञान के अंदर विषय वस्तु है वो कौन सी है दोस्तों? तो इससे उठाई गई आपकी चेतना। कौन सी? यानी मनोविज्ञान में इस संरचनावाद से क्या ग्रहण की गई है? चेतना। ओके सर, गुरुजी माँ का पूरा क्लियर है। इस चेतना के दोस्तों आपके तीन तत्व बताए गए। कितने तत्व? चेतना के तीन तत्व बताए गए और वो तीन तत्व आपके कौन कौन से है? तो सबसे पहला दोस्तों आपके संवेदना। सबसे पहले कौन सा? संवेदना। दूसरा दोस्तों आपके भाव। कौन सा? देखो, चेतना के तीन तत्व बताए गए हैं संरचनावाद के अंदर। पहला तत्व है संवेदना, दूसरा आपका भाव और तीसरा है प्रतिबिंब। कौन सा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। अब यहां से तो मेरे दोस्त तुम्हारे प्रश्न आएगा नहीं, प्रश्न ये आएगा कि बताओ संवेदना और भाव जो आपके तत्व है चेतना की ये किसने दिए? तो ये दिए माय डियर आपके विलियम वुंट ने। ये किसने दिए आपके? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने। दो तत्व तो किसने दिए? विलियम वुंट। और दो तत्व कौन से? संवेदना और भाव। अगला जो आपके प्रतिबिंब आता है दोस्तों ये दिया आपके किसने? टिचनर ने। किसने दिया? टिचनर महोदय ने। टीचनर महोदय ने। और मैं इतना दावा करता हूं दोस्तों कि यदि आपके प्रश्न इनमें से पूछा जाएगा तो अपने मैटर में से लगभग लगभग दोस्तों आपका प्रश्न मिल जाएगा। अब बात करें दोस्तों की जो संरचनावाद है इसकी महत्वपूर्ण बातें और कौन कौन सी आती है, तो इसमें और महत्वपूर्ण बातें आती है कि इस संरचनावाद के अंदर दोस्तों आपके मन व शरीर दोनों का अस्तित्व माना जाता है। तो इसमें क्या माना जाता है? तो इसमें इसमें मन व शरीर दोनों का अस्तित्व माना जाता है। दोनों का अस्तित्व माना जाता है किसके अंदर? संरचनावाद में। क्या माना जाता है कि इसमें प्यारे मित्रों आपके मन और शरीर, कौन सा? मन व शरीर दोनों का अस्तित्व माना जाता है। अब मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि यदि किसमें मन में परिवर्तन होगा, व्यक्ति के मन में परिवर्तन होगा तो उसके शरीर में भी परिवर्तन होगा। ध्यान रखना। तो इसके तहत क्या है कि यदि मन में परिवर्तन होगा, मन में परिवर्तन होगा तो शरीर में भी परिवर्तन होगा। क्या होगा? शरीर में भी परिवर्तन होगा। दैट्स क्लियर। यानी यदि मन में परिवर्तन हो रहा है तो किस में परिवर्तन होगा? आपके शरीर में भी परिवर्तन होगा। यह महत्वपूर्ण बात। अगली देखे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट यहां से आता है और वो आता है कि बताओ आपके भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? कमेंट करके बताओ, देखिए कौन बता सकता है भाव का त्रिविमीय सिद्धांत। भाव का त्रिविमीय सिद्धांत। ओके माय डियर, जो भाव का आपके त्रिविमीय सिद्धांत दिया दोस्तों ये किसने दिया आपके? तो विलियम वुंट ने। किसने दिया? विलियम वुंट द्वारा आपके कौन सा दिया गया? तो भाव का त्रिविमीय सिद्धांत। अगला आता है यहां से दोस्तों आपके क्वेश्चन, अर्थ का संदर्भ सिद्धांत। अर्थ का संदर्भ सिद्धांत। अर्थ का संदर्भ सिद्धांत और ये दिया प्यारे मित्रों आपके किसके?
टिचनर महोदय ने। किसने दिया? टिचनर महोदय ने। तो भाव का त्रिविमीय सिद्धांत विलियम वुंट और अर्थ का संदर्भ सिद्धांत टिचनर महोदय ने दिया। तो इस प्रकार करके आपके कंप्लीट कौन सा हुआ दोस्तों? तो ये हो गए आपके कौन सा कि संरचनावाद। कौन सा संप्रदाय? संरचनावाद। प्रतिपादक टिचनर विलियम वुंट है, मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय है। अंतर निरीक्षण पे बल देता है, शरीर का ऑपरेशन जिसे खोल खोल के किया जाता है, तो ये संरचनावाद में है। और मनोविज्ञान की में विषय वस्तु चेतना दी है। चेतना के 3 तत्व है, संवेदना भाव विलियम वुंट ने दिया है और प्रतिबिंब आपके टिचनर ने दिया है। और इसमें मन शरीर दोनों का अस्तित्व माना जाता है। और यदि मन में परिवर्तन होगा तो शरीर में भी परिवर्तन होगा। और भाव का त्रिविमीय सिद्धांत विलियम वुंट ने दिया और अर्थ का संदर्भ सिद्धांत आपके टिचनर महोदय ने दिया। किसने? टिचनर महोदय ने दिया। तो क्या सबके क्लियर है? संरचनावाद। अब बात करते हैं दोस्तों अगले संप्रदाय की। तो पहले दोस्तों मनोविज्ञान का जो दूसरा महत्वपूर्ण संप्रदाय आता है, इसका नाम आपके प्रकार्यवाद। दूसरा संप्रदाय कौन सा? प्रकार्यवाद। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? प्रकार्यवाद संप्रदाय। प्रकार्यवाद संप्रदाय। बात करेगी अपना जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है दोस्तों, इसके अंदर महत्वपूर्ण बात आपके कौन सी कि इसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म। क्या बोलते हैं? फंक्शनलिज्म। 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 अब इसमें मेन आपके कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहला कि प्रकार्यवाद के जो आपके प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, वो कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स। तो इसके प्रवर्तक देखो, सबके पहले प्रवर्तक देने वाले विलियम जेम्स। विलियम जेम्स महोदय आपके प्रकार्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। अगली विशेष बात देखो, इसका विकास जॉन डीवे ने किया, एंजिल ने किया, थॉर्नडाइक ने किया। तो इसका विकास विकास की बात करें मेरे मित्रों कि प्रकार्यवाद का जो आपके विकास करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे? तो एक तो जॉन डीवी। और जॉन डीवी दोस्तों आपके प्रथम शिक्षाविद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रथम शिक्षाविद आपके जॉन डीवी कहलाते हैं। इसके अलावा एंजिल, कौन से? एंजिल महोदय भी दोस्तों आपके प्रकार्यवाद के अंदर आते हैं। और आपके थॉर्नडाइक महोदय, कौन से? थॉर्नडाइक महोदय। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान के दोस्तों आपके प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? थॉर्नडाइक महोदय। तो ये इसके क्या हो गए? प्रकार्यवाद के समर्थक या विकास करने वाले जॉन डीवी, एंजल और आपके कौन से? थॉर्नडाइक। अब बात करें दोस्तों कि इसमें जो बल दिया जाता है प्रकार्यवाद में, बल, वो बल किस पे दिया जाता है? तो इसमें अंतः निरीक्षण विधि पे बल दिया जाता है दोस्तों। किस पे? अंतः निरीक्षण पे बल दिया जाता है। अंतः निरीक्षण पर बल दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और विशेष बात कौन सी है कि अंतर निरीक्षण पे बल दिया जाता है और साथ ही साथ में दोस्तों करके सीखने पे बल दिया जाता है। करके सीखने पर बल। करके सीखने पे क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। ठीक है। यानी प्रकार्यवाद, किसी भी कार्य को आप जब खुद करोगे अपने हिसाब से, वो कार्य आप अच्छी तरीके से सीख पाओगे उस कार्य को और अच्छे से कर पाओगे। ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी कार्य को दूसरों से करने की बजाय यदि आप स्वयं करते हो तो उस कार्य में आपको अलग ही एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और अलग ही तरीके से आप उस कार्य को करना सीखते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकार्यवाद के अंदर किसी भी कार्य को विशिष्ट तरीके से करना। प्रकार्य का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को विशिष्ट तरीके से करना प्रकार्य कहलाता है। और इसको मानने वाले जितने भी आपके अनुयायी जुड़े इस संप्रदाय के साथ में, तो यही धीरे धीरे मिलके आपके क्या कहलाया? प्रकार्यवाद कहलाया। सीधा सा प्रश्न आएगा, प्रवर्तक कौन है? विलियम जेम्स। विकास किसने किया? जॉन डीवी, एंजिल, थॉर्नडाइक। और बल दिया जाता है इसमें अंतर निरीक्षण पे और करके सीखने पे बल। किस पे? करके सीखने पे बल दिया जाता है। ये दूसरा संप्रदाय। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा, आपका कौन सा? तीसरा संप्रदाय जिसका नाम है गेस्टाल्टवाद। कौन सा दोस्तों? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। लीजिए दोस्तों, वेरी 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 खतरनाक वाला संप्रदाय जो कौन सा? आपके गेस्टाल्ट संप्रदाय। ध्यान रखना भाई, इसका प्रश्न जरूर बनेगा इसमें से कि गेस्टाल्ट आपके किस भाषा का शब्द है, अर्थ क्या होता है। तो लीजिए, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है 1912 के अंदर आया। कब आया दोस्तों? 1912 ईस्वी में आया। और इसकी महत्वपूर्ण बात कौन सी कि गेस्टाल्ट शब्द आपके जर्मन भाषा का है। ये जो प्यारे मित्रों आपके कौन सा शब्द गेस्टाल्ट जो शब्द है, गेस्टाल्ट शब्द ये किस भाषा का है? तो ये दोस्तों आपके जर्मन भाषा का है।
कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है। अगली बात करें कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, तो प्यारे मित्रों इसका अर्थ होता है पूर्णाकार, पूर्णाकार या फिर संपूर्णाकार, पूर्णाकार या फिर संपूर्णाकार। किसका अर्थ होता है? गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है पूर्णाकार या संपूर्णाकार। ठीक है, इतना सा ध्यान में रखना। अगला प्रश्न आएगा कि गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन कहलाते हैं, तो मैक्स वर्धहाइमर। कौन कहलाते हैं? मैक्स वर्धहाइमर। तो ये लो दोस्तों, इसके प्रतिपादक, प्रतिपादक हो गए आपके मैक्स वर्धीमर, मैक्स वर्धीमर। प्रश्न आएगा कि बताओ इनके सहयोगी कौन कौन थे? मैक्स वर्धीमर के सहयोगी, तो इसके सहयोगी थे कोहलर एंड कोपका, कोहलर एंड कोपका। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पे किया था। किस पे? चिंपैंजी पे किया था, कैनरी द्वीप के अंदर किया था, और सुल्तान नामक चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। दो प्रयोग किए थे। जब अपन पढ़ेंगे गेस्टाल्टवाद अंदर, तब उसके बारे में और विस्तार से बात कर लेंगे। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कोई भी समस्या आ रही है, कुछ भी आपके जीवन में समस्या आ रही है, किसी भी चीज के बारे में आपको जानना है, तो सबसे पहले उसके संपूर्ण आकार को देखिए। यानी जो भी विषय वस्तु है या जो भी वस्तु है, जो भी समस्या है, तो सबसे पहले उसके संपूर्ण रूप को देखो, फिर उसको धीरे धीरे संपूर्ण से टुकड़ों में बांटते 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 उसका सॉल्यूशन करो। मतलब सबसे पहले आप संपूर्ण चीज को देखोगे, फिर उसको टुकड़ों में बांटते हुए उसका क्या करोगे? अध्ययन करोगे। ठीक है, ये चलता है दोस्तों अपने पूर्ण से अंश की ओर। किधर से किधर की ओर चलता है गेस्टाल्टवाद अपने दोस्तों? किधर से किधर की ओर चलता है? तो ये अपने पूर्ण से अंश की ओर चलता है, पूर्ण से अंश की ओर चलता है। जबकि बात करें कि दोस्तों शिक्षण जो सूत्र होते हैं ना, नोट में लिखवा रहा हूं यहाँ पे, शिक्षण सूत्र। कौन से? शिक्षण सूत्र। ये प्यारे मित्रों अपने चलते हैं अंश से पूर्ण की ओर। किधर से किधर की ओर? अंश से पूर्ण की ओर। ये दोस्तों अपने चलते हैं शिक्षण सूत्र। क्या चलते हैं? शिक्षण सूत्र। तो दैट्स क्लियर। बताइए कि क्या आपके दोस्तों गेस्टाल्टवाद संप्रदाय क्लियर है क्या? कितनी चीजें आप याद कर लोगे और करनी पड़ेगी दोस्तों। देखना, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, अर्थ होता है पूर्णाकार संपूर्णाकार, प्रतिपादक है वेक्स वर्धाइमर, सहयोगी है कोहलर कोपका। ये चलता आपके पूर्ण से अंश की ओर, यानी सबसे पहले पूर्ण फिर उसका अंश का देखो। जबकि शिक्षण सूत्र चलता है अंश से पूर्ण की ओर। बात करें दोस्तों इन्होंने कैनरी द्वीप में, किसमें? कैनरी द्वीप के अंदर चिंपेजी नामक, चिंपेजी एक बंदर की प्रजाति है चिंपैंजी, और वो भी कौन सा? सुल्तान नामक चिंपैंजी पे प्रयोग किया। सुल्तान नामक चिंपैंजी पे क्या किया? प्रयोग किया। उसके सामने समस्या प्रस्तुत की गई, फिर उसने दिमाग का प्रयोग लग करके और अपनी सूझ का प्रयोग करते हुए इस गेस्टाल्टवाद के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कौन सा संप्रदाय? गेस्टाल्टवाद 1912 के अंदर कंप्लीट। अगले की देखिए दोस्तों, नंबर 4 पे आपका संप्रदाय आएगा, वो है व्यवहारवाद। कौन सा संप्रदाय? व्यवहारवाद संप्रदाय, बिहेवियरलिज्म। ठीक है दोस्तों, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के बारे में बात करें तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि इसके प्रवर्तक कौन से हैं? तो प्रवर्तक हो गए दोस्तों आपके जेबी वॉटसन। कौन से? तो इसके प्रवर्तक देखिए, प्रवर्तक हो गए जेबी वॉटसन। और बात करें प्यारे मित्रों कि वर्तमान में जो आपका मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विषय है। किसका विषय? व्यवहार का विषय। यानी आप जो दूसरों के साथ में जो भी क्रियाकलाप या जो भी आपका पूरे दिन की एक्टिविटीज होती है, वो सारी आपकी व्यवहार कहलाती। क्या कहलाती? व्यवहार कहलाती। बात करें दोस्तों कि इसके प्रतिपादक जेबी वॉटसन हो गए। जबकि महत्वपूर्ण बात 1913 के अंदर इन्होंने इसका प्रतिपादन किया, और ये अमेरिका के थे। 1913 में प्रतिपादन। और जेबी वॉटसन महोदय आपके कहाँ के थे? अमेरिका के। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी। अगली बात करें कि व्यवहारवाद के अंदर से अपने एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ सकता है, क्या इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं? तो पहले मित्रों महत्वपूर्ण बात की बात करें कि मनोविज्ञान का द्वितीय बल बोला जाता है इसको। व्यवहारवाद को क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान का द्वितीय बल। मनोविज्ञान का द्वितीय बल किसको बोला जाता है? व्यवहारवाद को। अब प्रश्न सीधा सा आएगा कि बताओ मनोविज्ञान का प्रथम बल किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है, नोट में लिखना है ना, नोट में लिखो, मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान का प्रथम बल,
ये किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है मनोविश्लेषणवाद को। किसको दोस्तों? मनोविश्लेषणवाद को। और मनोविश्लेषणवाद के आपके प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड। कौन से हैं? सिगमंड फ्राइड दोस्तों आपके मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक है, जिसको बोला जाता है मनोविज्ञान का प्रथम बल। अगर आपको पूछ ले कि मनोविज्ञान का द्वितीय बल कौन सा है, तो व्यवहारवाद। अब प्रश्न आएगा कि बताओ मनोविज्ञान का तृतीय बल कौन सा है? तो प्यारे मित्रों, मनोविज्ञान का तृतीय बल कहलाता है मानवतावाद। देखो नोट में, मनोविज्ञान का तृतीय बल, मनोविज्ञान का तृतीय बल। और प्यारे मित्रों, तृतीय बल आपका कौन सा कहलाता है? तो ये कहलाता है मानवतावाद। कौन सा? मानवतावाद। मानवतावाद। और इसके प्रवर्तक आपके कौन से? अब्राहम मैस्लो। कौन से दोस्तों? अब्राहम मैस्लो। दैट्स क्लियर। यानी मनोविज्ञान का तृतीय बल आपका कौन सा कहलाता है? मानवतावाद। और इसके प्रवर्तक आपके अब्राहम मैस्लो दोस्तों। ये इतनी सी बातें मेरे हिसाब से आपके क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं व्यवहारवाद के अंदर आगे। किसके अंदर? व्यवहारवाद के अंदर। बात करें दोस्तों व्यवहारवाद के अंदर आपके जो बल दिया जाता है वो वातावरण व व्यवहार पे बल। देखो इसमें बल किस पे दिया जाता है? तो बल दिया जाता है वातावरण व व्यवहार पर। किस पर बल दिया जाता है? वातावरण व व्यवहार। जैसे कोई भी व्यक्ति है तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वातावरण कैसा है, जैसा उसका वातावरण होगा, आसपास के लोग होंगे, वैसा ही उसका व्यवहार होगा। ध्यान रखना, वातावरण इस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। जैसा आपके आसपास का वातावरण इन्वायरमेंट है, वैसे ही आप होते जाओगे। यदि आपके आसपास ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव वाइब्स देते हैं, तो आप बहुत बड़े एक नेगेटिव थॉट वाले इंसान बन जाओगे। जबकि यदि मेरे दोस्तों आपके आसपास ऐसे जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति है, यदि उनके आसपास आप रहते हो, तो आई होप आप भी एक पॉजिटिव थिंकर बन जाओगे। तो समझ गए, मतलब वातावरण और व्यवहार पर बल दिया गया है किसमें? व्यवहारवाद के अंदर। अगली बात करें दोस्तों कि इसमें जो बाह्य कारक है, इनमें महत्वपूर्ण एक सूत्र चलता है, वो कौन सा? इसमें एस आर पुनर्बलन पर बल दिया गया है। एस आर पुनर्बलन पर बल दिया गया किसके अंदर? व्यवहारवाद के अंदर। देखो एस का मतलब हो गया स्टिमुलस, स्टिमुलस। आर का मतलब हो गया रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक। क्या होता है माय डियर? उद्दीपक। और रेस्पॉन्स का मतलब होता है अनुक्रिया, अनुक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके उद्दीपक अनुक्रिया से संबंधित सिद्धांत आएंगे वो सारे व्यवहारवाद में आएंगे। जैसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने, तो थॉर्नडाइक भी आपके कौन सा? व्यवहारवादी। वॉटसन भी किसमें आएगा? व्यवहारवाद में। पहले मित्रों बात करें कि जैसे उद्दीपक, जैसे मैं बात करूं कि रीट की वैकेंसी आई विद्यार्थियों के सामने। अब विद्यार्थियों के लिए रीट की वैकेंसी क्या है? ये रीट की वैकेंसी दोस्तों उद्दीपक है। और इसके लिए जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, किताबें कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, वो सारी जितनी भी आपके अनुक्रियाएं हैं, ये सारी आपकी क्या कहलाएगी? यानी तैयारी का जो माध्यम है, तैयारी का माध्यम या विषय वस्तु या बुक्स वगैरह, ये सारी आपकी अनुक्रियाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनुक्रियाएं। तो समझ गए, यानी उद्दीपक अनुक्रिया में बल किस पे दिया जाता है? व्यवहारवाद के अंदर। किसके अंदर? व्यवहारवाद के अंदर। अगली बात करें माय डियर व्यवहारवाद के बारे में, तो इसके अंदर जो विधि आती है, प्रश्न बन सकता है सीधा कि बताओ व्यवहारवाद के अंदर कौन कौन सी विधि आती है? तो इसमें अवलोकन निरीक्षण विधि आती है। कौन सी? देखो, तो व्यवहारवाद के अंदर विधियां कौन सी है? विधियां तो एक तो हो जाएगी अवलोकन, अवलोकन विधि। एक हो जाएगी निरीक्षण विधि। कौन सी माय डियर? निरीक्षण विधि। एक हो जाएगी परीक्षण। कौन सी विधि? परीक्षण विधि। तो अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि प्यारे मित्रों आपकी किस में आएगी? व्यवहारवाद के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा शाब्दिक रिपोर्ट भी इसमें आ जाएगी दोस्तों। कौन सी? शाब्दिक रिपोर्ट, शाब्दिक रिपोर्ट। ये भी माय डियर किसमें आ जाएगी? आपके व्यवहारवाद के अंदर। किसके? व्यवहारवाद के अंदर आ जाएगी। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, वो कौन सी? कि अनुबंधन विधि पर बल दिया जाता है इसमें। किसमें? व्यवहारवाद में अनुबंधन विधि पर बल दिया जाता है।
क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। व्यवहारवाद के अंदर किस पे? अनुबंधन विधि पर बल दिया जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, वो प्रश्न कौन सा है कि बताओ चिंतन का परिधीय सिद्धांत किसको बोलते हैं? प्रश्न बन जाए तुम्हारे कि बताओ चिंतन का परिधीय सिद्धांत किसको बोलते हैं? चिंतन का परिधीय सिद्धांत किसको बोला जाता है? तो ये माय डियर बोला जाता है आपके व्यवहारवाद को। किसको? व्यवहारवाद को दोस्तों आपके चिंतन का परिधीय सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रश्न और बन सकता है कि बताओ मनोविज्ञान के अंदर ब्लैक बॉक्स की अवधारणा का संबंध किससे है? तो मनोविज्ञान के अंदर दोस्तों आपके ब्लैक बॉक्स की अवधारणा, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा का संबंध है दोस्तों आपके व्यवहारवाद से। किससे है? ब्लैक बॉक्स की अवधारणा का संबंध किससे है? व्यवहारवाद से। जबकि अभी और पढ़ेंगे अपन कि व्हाइट बॉक्स की अवधारणा का संबंध किससे है, तो वो आएगा संज्ञानवाद से। लेकिन यहाँ पे कौन सा है? ब्लैक बॉक्स की अवधारणा व्यवहारवाद से संबंधित है। ओके माय डियर। ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होता है दोस्तों आपके व्यवहारवाद में? बाह्य तत्वों किस पे? इस व्यवहारवाद में आपके बाह्य तत्वों पर बल दिया जाता है। किन पर? बाह्य तत्वों पर बल दिया जाता है। कैसे? जैसे व्यवहार आप किसी भी व्यक्ति का देखोगे तो बाहरी रूप से देखोगे। जैसे एक व्यक्ति है, उसका व्यवहार एक व्यक्ति के साथ अलग है, दूसरे व्यक्ति के साथ अलग है, तीसरे व्यक्ति के साथ अलग है, पिताजी के साथ अलग है, माताजी के साथ अलग है, उसके दोस्तों के साथ अलग है, भाई बहन के साथ अलग है। मतलब ये बाह्य तत्व है। व्यवहार क्या है? बाह्य तत्व। तो माय डियर आई होप आपको इतनी बातें कंप्लीट खोपड़ी के अंदर बैठ गई होगी। तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट आपके किसका? प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद और व्यवहारवाद। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो पहले दोस्तों मनोविज्ञान का जो आपका अगला संप्रदाय है, वो संप्रदाय दोस्तों आपके 5 नंबर का, और इसका नाम है संज्ञानवाद। कौन सा दोस्तों? संज्ञानवाद संप्रदाय। संज्ञानवाद संप्रदाय। बात करें दोस्तों संज्ञानवाद संप्रदाय के बारे में, तो काफी महत्वपूर्ण आपके संप्रदाय है। इसको कोग्निटिज्म संप्रदाय बोलते हैं दोस्तों। कोग्निटिज्म इंग्लिश में बोला जाता है। संज्ञानवाद के बारे में बात करें, सबसे पहला शब्द आता है संज्ञान। संज्ञान किसको बोलते हैं? तो संज्ञान बोला जाता है पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान ग्रहण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण करना, ये प्यारे मित्रों आपके क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञान। संज्ञान के अंदर विशेष बात कौन सी कि प्रारंभिक योगदान किसने दिया इसमें? संज्ञानवाद में, इसमें प्रारंभ में योगदान किस व्यक्ति ने दिया? तो प्रारंभ के योगदान की बात करें प्यारे मित्रों, तो प्रारंभ के अंदर इसमें योगदान दिया था वो विलियम वुंट और निस्सर ने दिया। किसने दिया? एक तो विलियम वुंट और एक आपके कौन से? निस्सेर महोदय। कौन से? निस्सेर महोदय ने दोस्तों आपके प्रारंभ में योगदान दिया किसमें? संज्ञानवाद के अंदर। अगली विशेष बात करें दोस्तों कि संज्ञानवाद जो आपका है, इसके अंदर संज्ञानवाद का पिता कौन कहलाता है? बताओ भाई, संज्ञानवाद का पिता। प्रश्न आ जाए, संज्ञानवाद के पिता, संज्ञानवाद के पिता तो माय डियर ये कहलाते आपके जीन पियाजे। कौन कहलाते हैं? जीन पियाजे दोस्तों आपके संज्ञानवाद के पिता कहलाते हैं। अगर प्रश्न पूछ ले कि संज्ञानवाद के पिता कौन है, तो जीन पियाजे कहलाते हैं। अगली विशेष बात, व्हाइट बॉक्स की अवधारणा मनोविज्ञान में कौन सा कहलाता है? तो व्हाइट बॉक्स की अवधारणा, व्हाइट बॉक्स की अवधारणा दोस्तों आपके मनोविज्ञान में बोला जाता है किसको? तो मनोविज्ञान में संज्ञानवाद को व्हाइट बॉक्स की अवधारणा बोला जाता है। अगली विशेष बात करें दोस्तों, इसमें आंतरिक कारकों पे बल दिया जाता है। किसको? यानी इसमें आंतरिक कारकों पर, कारकों को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण माना जाता है, माना जाता है। इसमें बाहरी कारकों को नहीं देखा जाता दोस्तों, है ना, आंतरिक कारकों को। यानी जो संज्ञान है, आप जो दिमाग के अंदर जो भी मानसिक रूप से चीजें सोचते हो, वो आपका संज्ञान है। यानी जो भी आपके अंदर बातें चलती है, जो आंतरिक रूप से धारणाएं चलती है, वो सब संज्ञान है। तो इसमें आंतरिक कारकों को महत्वपूर्ण माना है संज्ञानवाद के अंदर। किसके अंदर?
संज्ञानवाद के अंदर। अगली बात करें दोस्तों तो ये आपका संप्रदाय हो गया कौन सा, यानी संज्ञानवाद। संज्ञानवाद पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान ग्रहण करना। प्रारंभ में योगदान दिया विलियम वुंट निसेर ने, और संज्ञानवाद के पिता जीन पियाजे। और व्हाइट बॉक्स की अवधारणा संज्ञानवाद की कहलाती है, और इसमें आंतरिक कारकों को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगले संप्रदाय देखिए दोस्तों, अगला जो आपके संप्रदाय आता है यह आता है आपके हार्मिक का सिद्धांत। कौन सा, या हार्मिक संप्रदाय। कौन सा, हार्मिक संप्रदाय या प्रेरकीय संप्रदाय। कौन सा दोस्तों, प्रेरकीय प्रेरकीय संप्रदाय, या इसे बोला जाता है हार्मिक संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय या हार्मिक संप्रदाय, सीधा सा प्रश्न आएगा किसके प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो माय डियर इसके प्रवर्तक होंगे विलियम मैकडूगल। प्रवर्तक कौन से, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल इसके क्या कहलाएंगे, प्रवर्तक कहलाएंगे प्रेरकीय संप्रदाय या हार्मिक संप्रदाय का। ओके माय डियर। अगली विशेष बात करें पहले दोस्तों की, इसमें उद्देश्य पूर्ण क्रिया पे बल दिया जाता है। इस प्रेरकीय संप्रदाय में क्या किया जाता है, उद्देश्य पूर्ण क्रिया पर बल दिया जाता है, बल दिया जाता है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे आप रेट की तैयारी कर रहे हो तो आप इस संप्रदाय के तहत कर रहे हो, तो आपका जब लक्ष्य प्राप्ति होगी तो आपका उद्देश्य पूर्ण होगा। किसी उद्देश्य के लिए आप क्रिया करोगे, बिना उद्देश्य के आप कोई भी कार्य नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि बस कोई भी तैयारी नहीं कर रहे हो आप और कंटिन्यू रूप से पढ़ रहे हो मनोविज्ञान, नहीं भाई। एक विशेष टारगेट के लिए आप उद्देश्य के लिए तैयारी करोगे, या उद्देश्य को नजर में रखते हुए तैयारी करोगे, क्रिया करोगे, वो किस में आएगा, आपके प्रेरकीय संप्रदाय में। किस में आएगा, प्रेरक में। इसमें दोस्तों आपके 14 मूल प्रवृत्तियां आती है। इसमें 14 मूल प्रवृत्तियां आती, क्या आती है दोस्तों, इसमें 14 मूल प्रवृत्तियां आती है। क्या इतनी बातें क्लियर है, यानी संज्ञानवाद हो गया, प्रेरकीय आपका संप्रदाय हो गया। अब अगले संप्रदाय की बात कर लो दोस्तों, आपके नंबर 7 पे गत्यात्मक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, गत्यात्मक संप्रदाय, यानी गति के माध्यम से इस संप्रदाय के अंदर चीजों को स्थापित किया जाता है। इसके प्रतिपादक है दोस्तों आपके वुडवर्थ। गत्यात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक ये कौन से, आपके वुडवर्थ महोदय। कौन से दोस्तों, गत्यात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वुडवर्थ महोदय। और इसमें एक सूत्र मिलता है SOR सूत्र। कौन सा दोस्तों, इसमें SOR सूत्र मिलता है। सूत्र यानी S यानी स्टिमुलस यानी उद्दीपक, O यानी ऑब्जेक्ट, और R यानी रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। SOR जो दोस्तों आपके सूत्र मिलता है, तो इस सूत्र के जो आपके प्रतिपादक कहलाते हैं वो आपके कौन से, यानी गत्यात्मक संप्रदाय के अंदर वुडवर्थ से संबंधित आता है SOR सूत्र। जबकि बात करें पहले मित्रों कि SOR पे प्रयोग किसने किया, ये जो SOR पर प्रयोग ये किया दोस्तों आपके क्लार्क हल ने। किसने किया, क्लार्क हल ने आपके किस पे प्रयोग किया, तो SOR प्रयोग किया क्लार्क हल, यानी स्टिमुलस ऑब्जेक्ट रेस्पॉन्स पे प्रयोग तो किया क्लार्क हल ने, लेकिन सूत्र आपका वुडवर्थ से संबंधित आता गत्यात्मक संप्रदाय से। दैट्स क्लियर। ये हो गया आपका 7वां। अब 8वें में आ जाओ दोस्तों, आपके मानवतावाद। 8वां संप्रदाय कौन सा, मानवतावाद। दैट्स क्लियर। मानवतावाद की बात करें दोस्तों तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो पशुओं पे अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि मानव व्यवहार पे अध्ययन किया जाता है। मानवतावाद की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कौन सी, कि इसमें जो अध्ययन किया जाएगा वो मानव के ऊपर किया जाएगा, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, न कि पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, इसके प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो। कौन है डियर,
अब्राहम मेस्लो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं मानवतावाद के, और ऐसा माना जाता है कि 1962 के अंदर इन्होंने कौन सा मानवतावाद, कौन सा दिया, मानवतावाद संप्रदाय दिया 1962 ईस्वी में, प्रवर्तक अब्राहम मेस्लो। अगली बात करें प्यारे मित्रों तो इनकी महत्वपूर्ण विशेष बात आती है कि मानवतावाद को मनोविज्ञान का तृतीय बल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मानवतावाद को मनोविज्ञान का तृतीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तृतीय बल कहते हैं, समझ गए। यानी मानवतावाद को मनोविज्ञान का तृतीय बल कहा जाता है। अगली बात करें कि इनके जो सहयोगी व्यक्ति थे इस मानवतावाद में, इनके जो सहयोगी मनोवैज्ञानिक थे, इनमें 2-3 मनोवैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, और इनमें एक तो महत्वपूर्ण दोस्त था कौन सा आपका, वो इंपॉर्टेंट आएगा वह आपके कौन सा, कार्ल रोजर्स, कौन सा, कार्ल रोजर्स, कोम्बल और मीड। तो देखिए कार्ल रोजर्स, कोम्बर्ड और मीड, कौन सा, कार्ल रोजर्स और दोस्त आपका कोमर्ड और कौन सा, मीड, आपके ये मनोवैज्ञानिक इनके सहयोगी थे। और इसमें बल किस पे दिया जाता है, इसमें बल दिया जाता है मनुष्य की स्वतंत्रता, मनुष्य की स्वतंत्रता, गरिमा पे बल दिया जाता है। जो मनुष्य की स्वतंत्रता है, उसकी जो गरिमा है, मानवीय जो गुण है, इन पे दोस्तों इसमें बल दिया जाता है। मानव की श्रेष्ठता पे बल दिया जाता है, श्रेष्ठता पे क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। अगली विशेष बात करें दोस्तों, इसमें जो आपके मानवतावाद में, इसमें पशु व्यवहार की बजाय, पशु व्यवहार के अध्ययन की जगह मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है, समझे दोस्तों। यानी इसमें पशुओं के व्यवहार पे अध्ययन नहीं किया जाएगा, बल्कि मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। तो ये आपका मानवतावाद। आई होप आपके जो 8 संप्रदाय है, जो 8 अपन ने पढ़े अभी तक, ये सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। तो प्यारे मित्रों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। तो प्यारे दोस्तों इसमें जो अपना अगला संप्रदाय आएगा वो आएगा आपके कौन सा, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इसके प्रवर्तक ये आएंगे आपके सिगमंड फ्राइड। कौन से आएंगे, सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण की बात करें दोस्तों कि इसके प्रवर्तक आपके सिगमंड फ्राइड है, और इसको मनोविज्ञान का प्रथम बल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, मनोविज्ञान का प्रथम बल बोला जाता है। और इसमें प्यारे मित्रों जो मॉडल है वो 2 प्रकार के मॉडल आते हैं आपके मनोविश्लेषणवाद में। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के दोस्तों आपके मॉडल आते हैं। इनमें जो सबसे पहला मॉडल आता है वो मॉडल आता है आपके स्थलाकृतिक, टोपोग्राफिकल। पहला कौन सा, स्थलाकृतिक, जिसको बोलते हैं आप टोपोग्राफिकल। ठीक है दोस्तों, पहला स्थलाकृति आता है मॉडल। और दूसरा जो इसमें आपके मॉडल आता है वो मॉडल आता है संरचनात्मक। कैसा आता है दोस्तों, संरचनात्मक। संरचनात्मक मॉडल। ये जो स्थलाकृति होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्तों, 3 प्रकार का। और सबने तुमने सुना ही होगा कि इनमें एक तो होता है आपके चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। कौन सा, देखो चेतन मन, अर्धचेतन मन और तीसरा अचेतन मन। पहले दोस्तों चेतन मन होता आपका 10%। कितना, 10%।
अर्ध चेतन होता आपके 0% और अचेतन मन होता आपके 90%। कितना? 90%। चेतन मन जो आपको जागरूक रूप में जो भी आप दैनिक जीवन में कार्यकलाप कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, वो आपकी चेतन मन में आएगी। और जैसे वर्तमान से संबंधित आपकी जितनी भी एक्टिविटी, किससे? वर्तमान से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी है, ये सारी किस में आएगी? चेतन में। अर्ध चेतन में क्या होता है? किसी वस्तु को रखकर भूल जाना, किसी वस्तु को रखकर भूल जाना क्या कहलाता है? अर्धचेतन। और अचेतन का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपके जो दमित इच्छाएं होती है, क्या होती है? इस अचेतन मन के अंदर दोस्तों आपके कौन कौन सा, यानी अनैतिकता, काम इच्छा, दमित इच्छा, इसमें आपकी दमित इच्छा, काम इच्छा, अनैतिकता, अनैतिकता दोस्तों किस में आएगी? अचेतन में। जैसे आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई है, वो आपके अचेतन मन में चली जाती है। किसमें? अचेतन में। आपकी काम इच्छा वो भी अचेतन मन में रहती है। अनैतिकता, जो आपके मन में गलत विचार आते हैं, गलत व्यवहार करने का प्रकट जो विचार प्रकट होते हैं, वो सब आपके अचेतन मन में होते हैं। जो आपके साथ बुरी घटनाएं होती है, जिनको आप वास्तव में भूलना चाहते हो किन्हीं घटनाओं को, वो सारी घटनाएं आपकी किसमें जाती है? अचेतन मन में। ध्यान रखना दोस्तों, आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आपको 10% चीजें याद रहती है, 90% चीजें आपकी किस में जाती है? अचेतन मन में। इसलिए टेंशन नहीं लेनी है कि सर मैं इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मेरे को याद नहीं रहता। ध्यान रखना दोस्तों, याद रहने का सीधा सा मतलब है कि आप चीजों को पढ़ते जाओ, और जब एग्जाम देने जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको एग्जाम में चीजें याद आ जाएगी, अगर पढ़ी हुई तो। बहुत बार वो व्यक्ति बोलते हैं ना कि सर मेरे तुक्के बहुत ज्यादा बैठते हैं। तुक्के उन्हीं के बैठते हैं दोस्तों जिन्होंने वास्तव में चीजों को पढ़ रखा होता है। क्या कर रखा होता है? पढ़ रखा होता है। इसलिए चीजों को पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगी। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आपको याद हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो बस पढ़ते रहो। आगे आ जाओ दोस्तों, आपके संरचनात्मक। कौन सा? दूसरा मॉडल इसमें संरचनात्मक। और संरचनात्मक के अंदर बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा दोस्तों आपके इड। क्या बोलते हैं? इड, जिसको आपके इदम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इड, जिसे दोस्तों आपके इदम बोला जाता है। और इसके अंदर ये आपके जन्मजात राक्षस प्रवृत्ति, देखो ये आपके जन्मजात होता है। और जो आपके राक्षस प्रवृत्ति जागृत होती है, वो भी किसके कारण होती है? ईडी के कारण। इसके अलावा बात करें दोस्तों, आपकी जो मेन जो काम इच्छा होती है, कैसी होती है? काम इच्छा राक्षस प्रवृत्ति हो गई। खाओ पियो मौज करो। कौन सा? खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज मारो, ये आपके कौन सा होता है? इड, इदम। जैसे मैं बात करूँ कि आपके कुछ भी, जैसे बहुत बार कोई वस्तु आपको प्राप्त नहीं होती है तो उसकी चोरी करने का भाव आपके मन में आए, है ना? किसी के साथ बुरा करने का भाव आपके मन में आए। ठीक है, क्षणिक सुखद आपको प्राप्त करना है तो किसी का भी नुकसान करके आपको सुख की प्राप्ति ले रहे हो। ये सारी चीजें दोस्तों आपकी किस में आएगी? इड या इदम में आएगी। किस में आएगी? इड या इदम के अंदर आएगी। अब दूसरा आएगा दोस्तों आपके इड के बाद में ईगो। क्या आएगा? ईगो। ईगो की बात करें दोस्तों, इसको बोलते हैं आपके अहम। क्या बोलते हैं? नंबर 2 पे आएगा इसमें आपके ईगो, जिसको बोला जाता है दोस्तों आपके अहम। क्या बोलते हैं? अहम। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति यथार्थ के अंदर रहता है। किसके अंदर? यथार्थ, यानी वर्तमान में जो करंट सिचुएशन है, इसके अंदर व्यक्ति रहता है। इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व संतुलित रहता है। तो इसमें संतुलित व्यक्तित्व रहता है, संतुलित व्यक्तित्व रहता है। और व्यक्ति वर्तमान के अंदर जीता है। इसमें किसमें? वर्तमान या यथार्थ में जीता दोस्तों। किसमें? यथार्थ में। तो ये ईगो हो गया आपका। कौन सा? ईगो। अब नंबर 3 पे इसमें आएगा दोस्तों आपके सुपर ईगो। सुपर ईगो, जिसको बोलते हैं परम अहम। क्या बोलते हो? परम अहम। ये होता है दोस्तों आप में देवता बनने की इच्छा। क्या बनने की? देवता बनने की इच्छा। बहुत बार होता है ना कि आप कोई भी काम जैसे करना चाह रहे हो, आपको भूख लग रही है, आपके जेब में पैसे नहीं है, सामने मिठाई है, वहां पे दुकानदार नहीं है, तो आपका एक मन कहेगा कि चोरी कर ले यार, भरी भूख तो बजी हाल कम कम, उठा ला भरी जो गुलाब जामुन पड़े हैं, जिन्हें उठा और मुंडा में रख ला। अगर आपके ऐसा विचार आ रहा है कि उसको चोरी करके उठा के मुंह में रख लो, तो ईड आपका जागृत हो रहा है।
यदि आपको फिर बोल रहा है कि नहीं यार, आपके पास जेब में पैसे नहीं है, तो आपको उसको नहीं लेना चाहिए, पैसे आएंगे तब लेंगे। या इसके अलावा एक और आ रहा है कि नहीं भाई, अपन चोरी वोरी कुछ ही नहीं करेंगे, क्योंकि चोरी करना पाप होता है, चोरी कर ले तो नरक कमाने जाओ, और सेन की बातें जाग जाओ, तो सुपर ईगो। और वर्तमान के अंदर कैसा है कि भाई साहब, इसके लिए पैसे चाहिए तो कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करो, और आप क्या करो, उस चीज को प्राप्त करो, मतलब ये आपका ईगो। ध्यान रखना दोस्तों, व्यक्ति में ईगो को होना बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि जहाँ पे आपके आत्मसम्मान को हानि पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, वहां पे दोस्तों आपको ईगो का प्रयोग करना चाहिए, जो वास्तव में आपके लिए यथार्थ और निष्पक्ष होता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति आपके इड में रहता है वो भी दुखी रहता है, और जो आपके सुपर ईगो में रहता है वो भी दुखी रहता है। जो वर्तमान के अंदर व्यक्ति जीता है ना, वही दोस्तों आपके क्या होता है, सुखी रहता है। जैसे बात करें कि आप वर्तमान, जैसे आज का दिन है, तो आज के दिन को आपको कैसे मैनेज करना है, इसको लेके चल रहे हो तो आप सुखी रहोगे। और आप कल की टेंशन ले रहे हो, जो भूतकाल में बीत गया उसकी टेंशन ले रहे हो, तो हमेशा दोस्तों आप क्या रहोगे, दुखी रहोगे। तो ध्यान रख लेना, किसमें जीना अपन को, ईगो के अंदर, अहम के अंदर जीना, ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले विशेष पर। अगला जो आपका 10 नंबर का संप्रदाय आएगा, वो लास्ट वाला संप्रदाय है दोस्तों ये आपके, और इस संप्रदाय का नाम है समाज शास्त्रीय संप्रदाय। कौन सा है, समाज शास्त्रीय संप्रदाय, समाज शास्त्रीय संप्रदाय। चलिए दोस्तों, समाज शास्त्रीय संप्रदाय में आते हैं कि इसके प्रवर्तक व्यक्तियों में कौन कौन से आते हैं। तो इनमें समाज शास्त्र के अंदर एक तो आता है आपके एरिक फ्रोम, एरिक्सन आता है, देखो एरिक फ्रोम, एरिक्सन महोदय। एक तो एरिक फ्रोम, नाम बोलो मेरे साथ, एरिक फ्रोम, एरिक्सन महोदय, कौन से महोदय, एरिक्सन महोदय। एक और आते सुल्लीमान, कौन से, सुल्लीमान, सुल्लीमान। ये ध्यान में रखने, और इनमें बल किस पे दिया जाता है, इसमें बल दिया जाता है प्यारे मित्रों, सामाजिक अंतःक्रिया पे बल, सामाजिक अंतःक्रिया पर बल, यानी समाज में रहते हुए व्यक्ति प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन ने पढ़ने का प्रयास किया है मनोविज्ञान के संप्रदाय, और सारे संप्रदाय को कंप्लीट किया है। इनमें संरचनावाद पढ़ा है, प्रकार्यवाद पढ़ा है, गेस्टाल्टवाद पढ़ा है, इनमें व्यवहारवाद पढ़ा है दोस्तों अपन ने, कौन सा, व्यवहारवाद। और इनमें संज्ञानवाद पढ़ा है, गत्यात्मक पढ़ा है, मानवतावाद पढ़ा है, मनोविश्लेषणवाद पढ़ा है, और इसमें समाजशास्त्री अपन ने यानी आपके संप्रदाय पढ़ा है, और संज्ञानवाद पढ़ा है, प्रेरकीय पढ़ा है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी। और क्या इसी प्रकार की क्लासेज आगे आनी चाहिए क्या, ये दोस्तों क्लासेज आपके रीट प्री 2025 में रामबाण साबित होने वाली है। तो अपने जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।